दोस्तों, अभिषेक एक गरीब घर का लड़का है। उसका बचपन से ही सपना होता है कि वह एक दिन पुलिस वाला जरूर बनेगा। वह गांव से शहर पढ़ने के लिए जाता है। वह दिन रात मेहनत करके कंस्ट्रक्शन साइट पर तसला ढोकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाता है। एक दिन उसकी मुलाकात अंजलि से हो जाती है। अंजलि अभिषेक दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और बिना घर वालों को बताए शादी कर लेते हैं। घर का खर्च ज्यादा बढ़ जाने के कारण अभिषेक अंजलि को पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और अंजलि को पढ़ाता है ये सोचकर कि अगर मैं नहीं पढ़ सका तो मेरी पत्नी जरूर खाकी वर्दी पहनेगी। बड़ी मेहनत के बाद अंजलि पास हो जाती है और दरोगा बन जाती है। दरोगा बनने के बाद ही अंजलि अभिषेक को हथकड़ी लगाकर पूरे गांव के सामने घसीटते हुए ले जाकर जेल में डाल देती है। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या राज है जो अंजलि ने अपने ही पति को जेल की हवा खिला दी? आपके मन में भी यही सवाल होगा कि जिस बीवी को इतनी मेहनत से काबिल बनाया, उसी ने अभिषेक को हवालात के पीछे क्यों डाल दिया? आइए वीडियो को शुरू से समझते हैं। सूरज की तपती धूप में माथे से टपकता पसीना और हाथों में पड़े छाले, यही अभिषेक की दुनिया थी। अभिषेक एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में खाकी वर्दी पहनने का सपना था, लेकिन जिसकी हकीकत ईंट गाड़े और गरीबी के बीच दबी हुई थी। अभिषेक का पिता रामकिशन एक सीधा साधा मजदूर था। दिन भर कभी खेतों में फावड़ा चलाता तो कभी शहर की कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी हड्डियों का दम निकालता। माँ सावित्री दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके जो थोड़ा बहुत कमाती, उससे घर में नमक रोटी का जुगाड़ होता। एक रात जब रामकिशन काम से लौटा तो उसने देखा कि अभिषेक लालटेन की रोशनी में पुलिस की पुरानी मैगजीन पढ़ रहा है। रामकिशन ने भारी आवाज में कहा, बेटा तू पुलिस वाला बनेगा ना? देखियो, एक दिन ये पूरा गांव तेरे को सलाम ठोकने आएगा। अभिषेक ने पिता के फटे हुए कुर्ते की तरफ देखा और कहा, बापू सपने तो बड़े हैं पर हमारी जेब छोटी है। शहर में कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है। रामकिशन ने अभिषेक के सिर पर हाथ रखा। तू उसकी चिंता मत कर, मेरी हड्डियां अभी सलामत हैं। जब तक तेरा बापू जिंदा है तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। रामकिशन ने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी और उधार लेकर अभिषेक को शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। अभिषेक शहर आ गया। शहर की चकाचौंध उसे लुभा नहीं पाई, क्योंकि उसे हर पल अपने बापू का पसीना याद रहता था। वह मन लगाकर पढ़ता, लेकिन शहर का खर्च उठाना आसान नहीं था। इसलिए कॉलेज के बाद वह कभी किसी कैफे में वेटर का काम करता तो कभी किसी दुकान पर सामान उठाता। यहीं उस कैफे की एक शाम उसकी मुलाकात अंजलि से हुई। अंजलि एक शांत और सहमी हुई लड़की थी। वह भी उसी कैफे में काम मांगने आई थी। दोनों की नजरें मिलीं और गरीबी की एक जैसी लकीरों ने उन्हें बिना कुछ कहे एक दूसरे से जोड़ दिया। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। एक दिन कैफे में खाली वक्त में अंजलि ने बताया, अभिषेक मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ दूसरों के घर काम करती है। मैं भी सुबह बर्तन मांजती हूँ और शाम को कॉलेज आती हूँ। बस एक उम्मीद है कि किसी दिन सरकारी नौकरी मिल जाए तो माँ को आराम दे सकूं। अंजलि की बातों में अभिषेक को अपना ही अक्स दिखाई दिया। दोनों का दर्द एक था, संघर्ष एक था और मंजिल भी एक। यह सहानुभूति धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। जब अभिषेक के पास फीस के पैसे कम पड़ते तो अंजलि अपनी सेविंग दे देती, और जब अंजलि के पास किताबों के पैसे नहीं होते तो अभिषेक ओवरटाइम कर लेता। वक्त बीतता गया। दोनों ने तय किया कि वे शादी करेंगे, लेकिन घर वालों को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें डर था कि गरीबी और जाति बिरादरी की दीवारें उनके प्यार को कुचल देंगी। इसलिए एक दिन उन्होंने कोर्ट में जाकर चुपचाप शादी कर ली। शादी तो हो गई, लेकिन जिम्मेदारियां पहाड़ बनकर टूट पड़ी। अब अभिषेक को अपनी पढ़ाई का और अब अपनी पत्नी अंजलि की पढ़ाई का खर्च भी उठाना था। शहर का किराया और किताबों का बोझ इतना बढ़ गया कि अभिषेक की कमर टूटने लगी। वह रात रात भर जाग कर गार्ड की नौकरी करता और दिन में कॉलेज जाता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, शरीर सूख कर कांटा हो गया। एक दिन जब वह काम से लौटा तो उसे चक्कर आ गया। अंजलि ने घबरा कर कहा, अभिषेक तुम अपनी जान ले लोगे क्या? इतना काम मत करो। अभिषेक ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, अंजलि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हम दोनों का सपना कैसे पूरा होगा? हमें हार नहीं माननी है। लेकिन हकीकत जज्बातों से ज्यादा क्रूर होती है। अगले ही हफ्ते अभिषेक की मां की तबीयत खराब हो गई। गांव से खबर आई कि अब मां से घर का काम नहीं होता और बापू अकेले सब संभाल नहीं पा रहे हैं। अभिषेक बुरी तरह टूट गया। एक तरफ उसका सपना और उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसके बूढ़े माँ बाप। उसने एक कठोर फैसला लिया। उसने अपने पिता रामकिशन को फोन लगाया। फोन पर अभिषेक की आवाज कांप रही थी। बापू मुझसे अब और नहीं होगा। रामकिशन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? अभिषेक की आंखों से आंसू बह निकले। बापू मैं अब और नहीं पढ़ सकता। शहर का खर्च बहुत ज्यादा है। मैं वापस गांव आ रहा हूं। मैं आपके साथ मजदूरी कर लूंगा, खेती कर लूंगा, लेकिन अब कॉलेज नहीं जा सकता। रामकिशन उस तरफ खामोश हो गया।
एक बाप का सपना टूट रहा था। उसने बहुत समझाया, बेटा थोड़ी और हिम्मत कर ले, मैं और मेहनत कर लूंगा। लेकिन अभिषेक ने जिद पकड़ ली, नहीं बापू, माँ अकेली है, मुझे वापस आना ही होगा। अभिषेक ने फोन काट दिया और अंजलि की तरफ देखा। अंजलि रो रही थी। अभिषेक ने उसके आंसू पोंछे और कहा, मेरा सपना भले ही टूट जाए अंजलि, लेकिन तुम्हारा सपना मैं टूटने नहीं दूंगा। चलो हम गांव चलते हैं। अभिषेक को नहीं पता था कि उसका यह त्याग भविष्य में उसके लिए एक ऐसा नासूर बनने वाला है जिसका दर्द उसे जिंदगी भर सहना पड़ेगा। वह अपना सब कुछ समेटकर अपनी नई नवेली दुल्हन और अधूरे सपनों के साथ गांव की ओर चल पड़ा। गांव की धूल भरी पगडंडियों पर जब अभिषेक और अंजलि बस से उतरे तो गांव वालों की नजरें उन पर गड़ गईं। अभिषेक ने डरते डरते अपने घर का दरवाजा खटखटाया। रामकिशन और सावित्री ने जब अभिषेक के साथ एक लड़की को देखा तो वे सन्न रह गए। रामकिशन ने कड़क आवाज में पूछा, ये कौन है अभिषेक? अभिषेक ने सिर झुकाकर कहा, बापू ये अंजलि है, मेरी पत्नी। हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। इसके भी पिता नहीं है, ये भी बहुत गरीब घर से है। घर में सन्नाटा पसर गया। मां सावित्री ने माथा पीट लिया। रामकिशन गुस्से से लाल हो गया, तूने हमारी नाक कटवा दी, पढ़ने भेजा था या ब्याह रचाने? लेकिन अभिषेक की जिद और अंजलि की नम्रता के आगे धीरे धीरे उनका गुस्सा पिघलने लगा। अंजलि ने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। उसने सावित्री की सेवा की, घर को संवारा। रामकिशन ने देखा कि लड़की संस्कारी है और मेहनती भी। आखिरकार उन्होंने अंजलि को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बीते। एक रात खाने के बाद अभिषेक ने कहा, बापू अब मैं आपके साथ काम पर चलूंगा, मैं पढ़ाई छोड़ चुका हूं। तभी अंजलि ने धीरे से कहा, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूं, मेरा सपना है पुलिस में भर्ती होने का। अभिषेक ने अंजलि को देखा और उदासी से कहा, अंजलि हमारे पास खाने के लाले पड़े हैं, तुम्हारी फीस कहां से भरेंगे? तभी रामकिशन ने अपनी खटिया से उठते हुए कहा, रुक जा अभिषेक। उसने अपनी लाठी उठाई और कहा, अगर मेरी बहू पढ़ना चाहती है तो वो पढ़ेगी, तू नहीं पढ़ सका तो क्या, हमारे घर से कोई तो अफसर बनेगा। अभिषेक ने हैरान होकर पूछा, पर बापू पैसे? रामकिशन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। खेत का वो हिस्सा जो सड़क किनारे है उसे बेच देंगे, बहू की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अभिषेक का कलेजा मुंह को आ गया। बापू वो जमीन आपकी आखिरी उम्मीद है, मेरी उम्मीद अब यह जमीन नहीं, मेरी बहू है। रामकिशन ने फैसला सुना दिया। जमीन बिक गई और पैसे आ गए। अभिषेक ने अंजलि का दाखिला शहर के एक अच्छे कोचिंग सेंटर में करवा दिया। अंजलि हॉस्टल में रहने लगी और अभिषेक वापस गांव में अपने पिता के साथ मजदूरी करने लगा। वक्त का पहिया घूमा। अभिषेक दिन भर ईंटें उठाता, सीमेंट घोलता और मन ही मन सोचता कि एक दिन उसकी अंजलि वर्दी पहनकर आएगी। वह अपनी फटी बनियान और पसीने की बदबू को भूल जाता, बस अंजलि के सुनहरे भविष्य को याद रखता। वह हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अंजलि को भेज देता ताकि उसे शहर में कोई तकलीफ ना हो। खुद रूखी रोटियां खाता, लेकिन अंजलि के लिए फल और दूध के पैसे भेजता। 2 साल की कड़ी तपस्या के बाद वह दिन आया जिसका सबको इंतजार था। रिजल्ट घोषित हुआ। अंजलि ने फोन किया, अभिषेक मैं पास हो गई, मैं सब इंस्पेक्टर बन गई हूं। अभिषेक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह पागलों की तरह खेत में दौड़ पड़ा। बापू, माँ, अंजलि दरोगा बन गई, हमारी तपस्या सफल हो गई। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। अभिषेक ने अपनी हैसियत से बढ़कर कर्ज लेकर पूरे गांव में मिठाई बांटी। ढोल नगाड़ों के साथ अंजलि का गांव में स्वागत किया गया। अंजलि वर्दी में थी, उसके कंधे पर सितारे चमक रहे थे। अभिषेक उसे देखकर फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा कि वर्दी अंजलि ने नहीं, उसने खुद पहनी है। लेकिन अभिषेक यह नहीं देख पाया कि वर्दी की चमक के साथ साथ अंजलि की आंखों में एक और चमक आ गई थी, घमंड की चमक। अंजलि की पोस्टिंग पास के ही शहर के थाने में हो गई। अब वह रोज गांव से थाने जाने लगी। शुरुआत में सब ठीक था। अभिषेक उसे स्टेशन तक छोड़ने जाता, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। शहर में अंजलि की मुलाकात एक अमीर लड़के से हुई जिसका नाम विक्रम था। विक्रम शहर के एक बड़े रसूखदार परिवार का बिगड़ैल बेटा था। वह अक्सर थाने आता जाता रहता था। अंजलि की खूबसूरती और उसकी वर्दी ने विक्रम को आकर्षित किया। शुरुआत में दोस्ती के नाम पर मिलना जुलना शुरू हुआ। अंजलि को विक्रम की महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और हाई फाई लाइफस्टाइल लुभाने लगी। वह अभिषेक की साइकिल और पसीने की गंध से तुलना करने लगी। विक्रम बहुत शातिर था। उसने धीरे धीरे अंजलि का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। एक दिन कैफे में बैठे हुए विक्रम ने अंजलि का हाथ पकड़कर कहा, अंजलि तुम एक दरोगा हो, तुम्हारे एक इशारे पर लोग कांपते हैं, और तुम्हारा पति एक अनपढ़ मजदूर, तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है, तुम हीरा हो और वो कोयला। अंजलि ने कहा, लेकिन विक्रम उन्होंने मुझे पढ़ाया है। विक्रम हंसा, एक जहरीली हंसी। अरे तो क्या हुआ,
एहसान किया है तो क्या जिंदगी भर उस मजदूर के साथ सड़ती रहोगी? लोग क्या कहेंगे? मैडम सर का पति दिहाड़ी लगाता है, तुम्हें अपनी क्लास देखनी चाहिए। विक्रम की ये बातें धीरे धीरे अंजलि के दिमाग में जहर की तरह घुलने लगी। जो अभिषेक उसे देवता लगता था, अब वह उसे अपनी शान के खिलाफ लगने लगा। घर लौटकर जब अभिषेक ने प्यार से पूछा, कैसा रहा आज का दिन, तो अंजलि ने चिढ़कर जवाब दिया, हटो यहां से, पसीने की बदबू आ रही है तुमसे। अभिषेक सन्न रह गया। उसे लगा शायद काम का तनाव होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली थी, और वो जमीन किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने खींची थी जिसे उसने अपना सब कुछ देकर काबिल बनाया था। अंजलि का बर्ताव अब दिन ब दिन बदलता जा रहा था। वह घर देर से आती और अभिषेक के किसी भी सवाल का जवाब देना अपनी तौहीन समझती। विक्रम का असर उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। वह अभिषेक को अब पति नहीं बल्कि अपने जीवन का एक बदनुमा दाग मानने लगी थी। एक शाम अभिषेक घर के बाहर चबूतरे पर बैठा अंजलि का इंतजार कर रहा था। अंजलि विक्रम की कार से उतरी अभिषेक ने यह देख लिया। जब अंजलि अंदर आई तो अभिषेक ने दबी आवाज में पूछा, अंजलि, वो कार वाला कौन था? तुम रोज उसके साथ क्यों आती हो? गांव वाले बातें बना रहे हैं। अंजलि एकदम से भड़क उठी। उसने अपना बैग पटकते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? गांव वाले गमवार हैं और तुम भी उनके जैसे ही हो। मेरी अपनी एक लाइफ है, मेरा अपना स्टेटस है। मुझे किसके साथ आना है ये मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। अभिषेक ने समझाने की कोशिश की। अंजलि, मैं शक नहीं कर रहा, बस कह रहा हूं कि हम साधारण लोग हैं, तुम साधारण होगे। अंजलि ने अभिषेक की बात काटते हुए उंगली दिखाई। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और तुम क्या हो? एक दो कौड़ी के मजदूर, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हो तुम। अगर मेरी तनख्वाह ना आए तो तुम्हारे घर में चूल्हा भी न जले। कुत्ता और निठल्ला जैसे शब्द अभिषेक के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। ये वही अंजलि थी जिसके लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, जिसके लिए उसके बाप ने पुश्तैनी जमीन बेच दी थी। अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुप रहा। वह अब भी रिश्ते को बचाना चाहता था, लेकिन अंजलि अब फैसला कर चुकी थी। उसे विक्रम की दुनिया में जाना था और अभिषेक उसके रास्ते का कांटा था। विक्रम ने उसे एक खौफनाक सलाह दी थी, अंजलि, अगर इस मजदूर से पीछा छुड़ाना है तो इसे कानून के जाल में फंसा दो। तुम पुलिस वाली हो, कानून तुम्हारी जेब में है। अगले दिन अंजलि ने वह किया जिसकी कल्पना भी अभिषेक ने नहीं की थी। वह अपने ही थाने नहीं बल्कि पास के गांव के थाने में गई और अपने ही पति और ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। आरोप बेहद संगीन थे। उसने लिखवाया कि अभिषेक और उसके बूढ़े माँ बाप उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। उसने लिखवाया, मुझे 10 लाख रुपए और एक कार के लिए रोज मारा पीटा जाता है। भले ही मैं दरोगा हूं, लेकिन घर की 4 दीवारी में मैं एक लाचार औरत हूं। शाम को जब पुलिस की जीप अभिषेक के घर के बाहर रुकी तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पुलिस वाले ने अभिषेक के बूढ़े बाप रामकिशन का गिरेबान पकड़ लिया। शर्म नहीं आती? बहू को दहेज के लिए तंग करते हो? अभिषेक चीखा। साहब, ये झूठ है। हमने तो अपनी जमीन बेचकर उसे पढ़ाया है। हम दहेज क्यों मांगेंगे? चुप कर। पुलिस वाले ने अभिषेक को एक जोरदार थप्पड़ मारा। दरोगा मैडम, झूठ बोलेंगी और तुम सच? चलो थाने। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जो लोग कल तक अंजलि की तारीफ करते थे आज अभिषेक के परिवार पर थूक रहे थे। अरे देखा, ऊपर से कितना सीधा बनता था ये परिवार, अंदर से कितने लालची निकले। कुछ औरतें कह रही थीं, इसीलिए कहते हैं लड़कियों को ज्यादा सिर नहीं चढ़ाना चाहिए। अब देखो बेचारी बहू को कैसे सताया। लेकिन कुछ बुजुर्ग जो रामकिशन को जानते थे वे सन्न थे। वे जानते थे कि रामकिशन ने जमीन बेची थी, लेकिन पुलिस की वर्दी के डर से कोई आगे नहीं आया। अभिषेक और उसके पिता को थाने ले जाया गया। पूरी रात उन्हें लॉकअप में रखा गया। अभिषेक दीवार के कोने में बैठकर रोता रहा। उसे मार का दर्द नहीं था, दर्द इस बात का था कि यह सब अंजलि करवा रही थी। मामला कोर्ट में पहुंच गया। अंजलि ने बड़े शातिराना तरीके से अपना केस तैयार किया था। उसने अपनी चोट के झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिए थे। विक्रम ने एक बड़ा वकील कर दिया था। अभिषेक के पास न वकील करने के पैसे थे न ही कोई सिफारिश। वह सरकारी वकील के भरोसे था। सुनवाई के दिन अभिषेक कटघरे में खड़ा था। उसकी हालत फकीरों जैसी हो गई थी। सामने अंजलि खड़ी थी, वर्दी में नहीं बल्कि एक साधारण साड़ी में, ताकि जज की सहानुभूति बटोर सके। जज ने पूछा, अभिषेक, तुम पर आरोप है कि तुमने अपनी पत्नी से 10 लाख रुपए और कार की मांग की, क्या यह सच है? अभिषेक ने रुंधे गले से कहा, जज साहब, मैं तो एक मजदूर हूं, मेरे पास साइकिल खरीदने की औकात नहीं है, मैं कार कैसे मांगूंगा? मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी की ताकि यह पढ़ सके। मेरे बापू ने अपनी आखिरी जमीन बेच दी,
इसकी फीस भरने के लिए। हम तो खुद कर्ज में हैं साहब। तभी अंजलि के वकील ने टोक दिया, जज साहब, यह आदमी झूठ बोल रहा है, ये निठल्ला है, कुछ काम नहीं करता। मेरी क्लाइंट अंजलि अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर दरोगा बनी है। इन्होंने अंजलि की पढ़ाई में एक पैसा नहीं दिया, उल्टा अंजलि की सैलरी छीनने के लिए ये उसे मारते हैं। अंजलि कटघरे में आई और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, जज साहब, मैं बहुत गरीब घर से थी। मैंने रात रात भर जाग कर पढ़ाई की। इन लोगों ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। शादी के बाद तो इन्होंने मुझे नौकरानी बना दिया था। अब ये मेरी तरक्की से जलते हैं। अंजलि का झूठ इतना सफाई से बोला गया था कि कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अभिषेक बेबस होकर देख रहा था। उसे लगा कि आज सच्चाई हार जाएगी, आज पैसे और पद की जीत होगी। जज साहब फाइल बंद करने लगे। वे फैसला सुनाने ही वाले थे। अभिषेक ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी कोर्ट के बाहर एक भारी शोर सुनाई दिया। हटो, हमें अंदर जाने दो। दरवाजे पर शोर मचा। ऐसा लगा जैसे कोई सैलाब उमड़ आया हो। कोर्ट रूम का दरवाजा धड़ाम से खुला। जज और सभी लोग चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। वहां धूल से सने हुए कपड़ों में सिर पर गमछा बांधे हुए गांव के 50 से ज्यादा लोग खड़े थे। वे ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर आए थे। सबसे आगे गांव का सरपंच और वह बूढ़ा मुनीम था जिसने रामकिशन की जमीन के कागज तैयार किए थे। जज ने हथौड़ा बजाया। ये क्या तमाशा है? ये कोर्ट है, कोई सब्जी मंडी नहीं। सरपंच ने हाथ जोड़कर लेकिन बुलंद आवाज में कहा, जज साहब, माफ करना, हम गंवार लोग हैं, कोर्ट के नियम नहीं जानते, लेकिन हम धर्म जानते हैं। अगर आज आप फैसला सुना देते तो न्याय की हत्या हो जाती। अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया। उसने विक्रम की तरफ देखा जो कोने में बैठा था। विक्रम के माथे पर भी पसीना आ गया। जज ने पूछा, तुम लोग कौन हो और क्या कहना चाहते हो? सरपंच ने गवाही के लिए आए बूढ़े मुनीम को आगे किया। मुनीम ने अपने झोले से कुछ पुराने पीले पड़ चुके कागज निकाले और जज की मेज पर रख दिए। जज साहब, मुनीम ने कांपती आवाज में कहा, यह रामकिशन की जमीन के बेनामे हैं। तारीख देख लीजिए, ये वही तारीख है जब अंजलि बिटिया का शहर के कोचिंग सेंटर में दाखिला हुआ था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि रामकिशन ने रोते हुए अपनी पुरखों की जमीन अंगूठा लगाकर बेची थी, सिर्फ इसलिए कि उसकी बहू अफसर बन सके। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अब गांव के एक और बुजुर्ग बोले, साहब, ये अभिषेक, ये लड़का हीरा है। इसने अपनी पढ़ाई इसलिए छोड़ दी क्योंकि घर में पैसा नहीं था। ये लड़का दिन भर कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोता था और जो पैसे मिलते थे सीधे शहर अंजलि को भेजता था। हम सब गवाह हैं जज साहब। इसने अपनी जवानी इस लड़की के सपनों के लिए होम कर दी। फिर एक के बाद एक गांव वालों ने बोलना शुरू किया। किसी ने बताया कि कैसे अभिषेक ने अपनी मां के इलाज के पैसे बचाकर अंजलि की किताबों के लिए भेजे थे। किसी ने बताया कि कैसे अंजलि के पास होने पर अभिषेक ने कर्ज लेकर मिठाई बांटी थी। सच्चाई की इस आंधी के सामने अंजलि के झूठ के तिनके उड़ गए। उसका सेल्फ मेड होने का दावा चकनाचूर हो गया। वह जो लाचार औरत का नाटक कर रही थी, अब एक एहसान फरामोश और घमंडी औरत के रूप में सबके सामने नंगी हो चुकी थी। जज ने अंजलि की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब सहानुभूति नहीं बल्कि क्रोध था। जज ने पूछा, मिसेस अंजलि, क्या आपके पास इन गवाहों और इन कागजातों का कोई जवाब है? अंजलि की जुबान को लकवा मार गया था। वह बस सिर झुकाए खड़ी रही। उसके वकील ने भी फाइल बंद कर दी क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब खेल खत्म हो चुका है। विक्रम मौका देखकर चुपके से कोर्ट से खिसक गया और अंजलि को अकेला छोड़ गया। जज ने कड़े शब्दों में फैसला सुनाया। तमाम गवाहों और सबूतों को देखने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शिकायतकर्ता अंजलि ने अपने पद और कानून का दुरुपयोग किया है। एक पति और पिता जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर इसे इस मुकाम तक पहुंचाया, उनके खिलाफ ऐसा घिनौना षड्यंत्र रचना अक्षम्य अपराध है। जज ने कलम उठाई और फैसला लिखा। 1. अंजलि के खिलाफ झूठी FIR और अदालत को गुमराह करने के लिए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। 2. पुलिस विभाग को निर्देश दिया जाता है कि अंजलि को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ विभागीय जांच हो। 3. अंजलि को अभिषेक और उसके परिवार को मानसिक प्रताड़ना के हर्जाने के रूप में 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। फैसला सुनते ही अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वर्दी, रुतबा, नौकरी सब एक झटके में खत्म हो गया। जिस घमंड के महल में वह बैठी थी वह ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 2 महिला पुलिस कर्मियों ने आकर अंजलि के दोनों हाथ पकड़ ली। ये वही पुलिस थी जिस पर कल तक वह हुकूम चलाती थी। आज वहीं उसे मुजरिम की तरह पकड़कर ले जा रही थी। अंजलि की नजर अभिषेक पर पड़ी। अभिषेक शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न जीत की खुशी थी न बदले का भाव, बस एक गहरा खालीपन था।